तब यहाँ एल्फी और जियो के हमले की पावर को टावर के बाहर के लोग भी महसूस कर लेते हैं, जिससे कि प्रोफेसर एडवर्ड और प्रोफेसर वर्कनर को भी एहसास हो जाता है कि ये पावर मैजिया वेंडर्स की है। तब हमले के बाद विल एल्फी को देखने जाने लगता है और हम देखते हैं कि जियो और एल्फी दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं, जिस वजह से वो मैच ड्रॉ हो जाता है। पर उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी होती, जिस वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उनकी मैजिक पावर खत्म होने के बाद वो एक दूसरे के साथ हाथापाई करेंगे और एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी कैरियोट और एलिनियोर उनके बीच में आ जाते हैं। तब एल्फी एलिनियोर को साइड हटने के लिए कहती है, पर एलिनियोर उसे समझाती है कि उसका टाइम खत्म हो चुका है। और यहाँ जियो भी कैरियोट को साइड हटने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से कैरियोट भी उसे समझाता है कि उसे उन दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत मजा आएगा। पर अब वो लोग चीजों को सेटल नहीं कर पाए हैं और वहाँ पर मैजिया वेंडर्स का लीडर एरोन आ गया है, जिस वजह से उनका टाइम खत्म हो गया है। बहुत हो गया, मैं अब 2 मैजिया वेंडर्स को और ज्यादा लड़ने नहीं दे सकता। मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि विल किसकी साइड जाएगा। अपनी बकवास करना बंद करो बूढ़े आदमी, और वैसे भी इस चीज का हल बस लड़ाई से निकल सकता है। तब सभी लोग एरोन के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं और एरोन ये डिसाइड करता है कि अब विल का फैक्शन रॉक पेपर सीजर से डिसाइड होगा, और अगर उन दोनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी तो विल उसके अंडर चला जाएगा। तब एल्फी और जियो इसके लिए मान जाते हैं और रॉक पेपर सीजर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं हर बार उनके बीच टाई हो रहा होता है। जूलियस आखिर का यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तब हम देखते हैं उनका ये मैच बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है और 299 टाइज के बाद जियो उस मैच को जीत जाता है, जिस वजह से एल्फी रोना स्टार्ट कर देती है। तब विल एल्फी को चुप कराने जाने लगता है, पर जियो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब तो मेरे हो, तो इस वजह से तुम्हें इस चीज पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे विल के साथ रहना है। एल्फी को मुझे छोड़कर अकेले ही टावर पर आना पड़ा था, जिस वजह से यहाँ पर इसने अकेले मेरा 6 सालों तक इंतजार किया है और अब हम लोग फिर से अलग हो रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि मैं भी इसके साथ रहना चाहता हूँ, पर इस टाइम ये पॉसिबल नहीं है। एल्फी सब कुछ ठीक है और हम लोग एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैं तुमसे मिलने दोबारा से जरूर आऊंगा। तब एल्फी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सारिसा एल्फी को लेने आ जाती है, पर एल्फी वहाँ से जाने से मना कर रही होती है, जिस वजह से सारिसा उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है और उसे सबके सामने अपना मजाक बनवाने से मना करती है। लगता है अब तुम्हें समझ में आ गया है कि यहाँ पर चीजें कैसे काम करती हैं, क्योंकि मुझे तो लगा था कि अगर मैं तुम्हें एल्फी से दूर करूंगा तो तुम एक वाइल्ड एनिमल की तरह बेकाबू हो जाओगे। अगर मैंने अभी कुछ सेल्फिश कहा होता तो एल्फी फिर से तुम्हारे साथ लड़ना स्टार्ट कर देती और हर्ट होती, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि तुम आज के बाद कभी भी एल्फी से नहीं लड़ोगे? और अगर तुमने मुझसे ये प्रॉमिस नहीं किया तो मैं तुम्हें हराकर एल्फी के पास चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारा ये अहंकार बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मेरा स्टाइल भी बिल्कुल यही है। तो चलो फिर आज से तुम लाइटनिंग फैक्शन के पार्ट हो। जियो विल को अपनी ब्लेसिंग दे देता है, जिससे कि सभी लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ थोड़ी देर बाद क्लैरी के हाउस में उन सभी के लिए पार्टी रखी गई होती है जो लोग फैक्शन में सिलेक्ट हुए होते हैं। तब सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और एमा कहने लगती है कि क्या टावर में पार्टी करना सच में सही रहेगा, जिस वजह से उसके साथी उसे समझाते हैं कि गाइडेंस सेशन से पहले वो लोग बिल्कुल फ्री हैं, तो इसलिए वो तब तक कुछ भी कर सकते हैं। पर एमा कहने लगती है कि वो लोग डिफरेंट फैक्शन से हैं, जिस वजह से वो लोग राइवल्स हैं। तब रोज एमा के पास आ जाती है और कहने लगती है कि वो तो बस नाटक कर रही है, क्योंकि वो असल में तो खुशी के मारे झूमना चाहती है। और हम देखते हैं एमा इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश होने लगते हैं। तब यहाँ लियाना बहुत ज्यादा थक गई होती है, जिस वजह से विल उसका हाल चाल पूछने लगता है और लियाना उसे बताने लगती है कि जब वो एक बार लाइटनिंग फैक्शन में आ जाएगा तो उसे जल्दी समझ में आ जाएगा कि लियाना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सुनकर विल थोड़ा सा क्यूरियस होता है और थोड़ा सा डर जाता है और लियाना को खाना खाने के लिए कहता है। तुम्हें पता है विल कि तुम्हारे लाइटनिंग फैक्शन में ज्वाइन होने की वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। लेडी एल्फी तब से रोई जा रही है और जब मैंने उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश की थी तब वो कहने लगी कि वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से चली जाएंगी। तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ देखना पड़ रहा है। इसके लिए माफ कर दो जूलियस। तो इसके बाद जूलियस विल को कुछ भी नहीं कह पाता और उसे उसके ग्लासेस भी दे देता है जो कि एल्फी के पास ही रह गए होते हैं। तब कोलेट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि जूलियस और विल इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, जिस वजह से विल पूछने लगता है कि आखिरकार वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है। और विगनैल उसे बताता है कि विल और जूलियस के बीच में अच्छी दोस्ती होने की वजह से कोलेट को जेलसी महसूस हो रही है। तो कोलेट विगनैल को चुप रहने के लिए कहती है और जूलियस भी कहने लगता है कि वो उसका दोस्त नहीं है और न ही वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता है, जिस वजह से कोलेट कहने लगती है कि वो बहुत ज्यादा अकड़ू है। पर विल को समझ में आ गया होता है कि चाहे जूलियस अकड़ू होने की एक्टिंग करता हो पर असल में वो अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा है। तब वहाँ पर विल के क्लासमेट्स आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ पार्टी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो भी विल के साथ सेकंड ब्लूम में पास हुए होते हैं, जिस वजह से विगनैल भी विल को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो विल के जाते ही कोलेट बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि एमा ने कहा था। मैं सच में अब विल को अपने पास नहीं रख सकती और उस वजह से मैं बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश और अनोइंग हूँ, क्योंकि मैं विल को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी और मैं अब भी बिल्कुल भी चेंज नहीं
हुई हूँ। अपनी बुराई करने से कोई फायदा नहीं होगा कोलेट। मैं भी किसी को साथ रखना चाहता हूँ, पर मैंने इंतजार करना छोड़ दिया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली है, बल्कि मैं तो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस पर्सन के करीब जाने की कोशिश करूंगा। और विल ने मुझे यही सिखाया है। जब एक डरपोक इंसान किसी चीज से दूर भागने से डरता है तो उसे करेज कहा जाता है। मैंने सही कहा ना कॉलेट? तो ये सुनकर कॉलेट के अंदर हौसला आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने दिल की बात विल को बता कर रहेगी, जिस वजह से लियाना उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। और हम देखते हैं जैसे कॉलेट पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने लगती है, वैसे ही वो फ्रीज हो जाती है और चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही होती। तो लियाना उसकी मदद करने की बात करने लगती है, पर विग्नेल अभी इंतजार करने के लिए कहने लगता है। और यहाँ शियोन विल को देख रहा होता है। तो जूलियस उससे पूछने लगता है कि क्या वो इस वजह से उदास है क्योंकि अब वो किसी को बुली नहीं कर सकता है, और ऊपर से वो विल को बस इस वजह से देख रहा है ताकि वो उसे और ज्यादा तंग कर सके। तो शियोन उसे बताता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब विल पहले जैसा पैथेटिक पर्सन नहीं रहा है, और अब उसे देखकर शियोन को गुस्सा भी नहीं आता है। तो विल शियोन की तरफ देखने लगता है और सभी चीजों के लिए उसे थैंक यू कहता है क्योंकि शियोन ने उसकी मदद की होती है। तो विल शियोन के पास आने के लिए उससे पूछने लगता है, जिस वजह से शियोन इसका कारण पूछता है और विल उसे बताता है कि वो उसे अच्छे से थैंक यू कहना चाहता है, जिस वजह से शियोन उसे कहता है कि अगर उसे सच में उसे थैंक यू कहना है तो विल को उसके साथ लड़ना पड़ेगा। तो शियोन अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और जूलियस भी इस चीज से एक्साइटेड हो जाता है, जिस वजह से वो भी अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ कॉलेट अभी भी विल को अपने दिल की बात बताने के लिए हिम्मत जुटा रही होती है, और जैसे हिम्मत करके विल के पास पहुँचती है वैसे जूलियस और शियोन विल के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तो यहाँ कैरिडवेन आयरिस से पूछ रही होती है कि क्या वो उस पार्टी में नहीं जा रही है, जिस वजह से आयरिस उसे बताती है कि अगर वो इस टाइम वहाँ पर जाएगी तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो उनकी जूनियर है, जिस वजह से वो टावर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और इस चीज से विल को भी उसकी सच्चाई पता लग सकती है। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा आयरिस, क्योंकि अगर तुम अपनी जूनियर वाली इमेज को बनाए रखने की कोशिश करोगी तो कोई और तुमसे विल को चुरा ले जाएगा। इस तरह अचानक आना बंद करो, और वैसे भी मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। आयरिस, मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। इनवर्स प्लीज एक प्रॉमिस करो। अगर तुम मुझे इनवर्स की जगह फिन कहोगी तो मैं शायद तुम्हारी बात सुन लूंगा। ठीक है, फिन विल अब टावर का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अभी अपने साथ ना लेकर जाओ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मैं कैरिडवेन की विशेष के अकॉर्डिंग थोड़ा और वेट करूँगा, पर अगर स्वॉर्ड यहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस ना कर पाई तो मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। तो कैरिडवेन इसके लिए मान जाती है और यहाँ प्रोफेसर वर्कनर क्लैरी के घर पहुँच जाते हैं और सबको वहाँ पर तबाही मचाने की वजह से डांटने लगते हैं। तुम सभी लोग टावर पर तो पहुंच गए हो, पर अब भी तुम लोग स्टूडेंट्स की तरह एक्टिंग कर रहे हो। तुम लोगों को सच में नहीं एहसास है कि हाई मेजेस क्या होते हैं। वैसे अगर तुम अभी मेरे स्टूडेंट होते तो मैं तुम्हें ऐसे ही डांटता, पर एक सीनियर मेज होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देता हूँ कि तुम्हें अभी रिलैक्स फील नहीं करना है। तो प्रोफेसर वर्कनर विल को वहाँ से ले जाते हैं और उसे सेकंड ब्लूम को क्लियर करने के लिए कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, जिस वजह से विल कहने लगता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद भी उसे बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट किया था और वो विल से भी ज्यादा रोए थे, जिस वजह से प्रोफेसर वर्कनर उसे उनका मजाक उड़ाने से मना करते हैं। तो विल प्रोफेसर वर्कनर के आगे एक रिक्वेस्ट रखता है ताकि वो एक बार एल्फी को देख सके, और प्रोफेसर वर्कनर उसे समझाते हैं कि डिफरेंट फैक्शन के लोग मैजिया वेंडर से नहीं मिल सकते, पर विल से भी एक फीमेल स्टूडेंट मिलना चाहती है, जिस वजह से वो उसे टावर के बाहर जरूर लेकर जा सकते हैं। तब प्रोफेसर वर्कनर विल को स्कूल की ड्रेस पहना के टावर से बाहर ले जाते हैं, और प्रोफेसर एडवर्ड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता कि प्रोफेसर वर्कनर अभी भी विल को फेवर कर रहे हैं, जिस वजह से प्रोफेसर एलिजा कहने लगती हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड को ये इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो स्टूडेंट्स के ऊपर सांप की तरह मंडराते रहते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा मुसीबत से गुजारते हैं। तब वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं और क्लैरी को उनके जवानी के दिन याद आ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर वर्कनर विल को गार्डन में छोड़ देते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर एल्फी विल का इंतजार कर रही होती है और विल को देखते ही खुशी के मारे उसके ऊपर कूद जाती है। विल, आखिरकार तुम जियो के पास क्यों गए? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है एल्फी, याद है ना कि तुम भी जियो से हारी थी। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगा था कि मैंने फाइनली तुम्हें हासिल कर लिया है, पर अब तुम जियो के दुल्हन बनने जा रहे हो। मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। आखिरकार दुल्हन से तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि क्या सच में ये हमारा गोल है। एल्फी, क्या तुम्हें याद है कि हमने क्या प्रॉमिस किया था? हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम मैजिया वेंडर बन के साथ में सनसेट देखेंगे। बिल्कुल सही कहा, और इसी वजह से मैं फिलहाल तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे और ज्यादा ताकतवर होना है। पर फिर भी मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें छूना है और तुम्हारी गर्माहट को महसूस करना है। वैसे इससे मुझे याद आया कि तुम बहुत टाइम पहले मेरे करीब इतनी ही आई थी ना, ताकि तुम मेरे साथ कुछ कर सको। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे याद है कि तुम शायद मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कॉलेट नहीं हूँ। अब इसमें कॉलेट कहाँ से आ गई? तो क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी
हैं जो कि मेरी यादों में कहीं खोई हुई हैं। सैरेडवैन ने कहा था कि अगर मैं उन मैजिकल पास को याद करता रहूंगा जिन पर मैं चला हूँ तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जिस वजह से अगर ऐसी कोई भी चीज है जिससे मैं भूल गया हूँ तो मैं उसे याद करना चाहूंगा और उसमें वो भी यादें शामिल होती हैं जो हमने साथ में बिताई हैं। तुम सच में बहुत ज्यादा ग्रीडी हो बिल। तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसी बात है, फिर तो मैं माफ कर देती हूँ, पर इसके बदले में मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जाके स्काई को देखें। तब हम देखते हैं एल्फी अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत लंबी सीढ़ियाँ बना देती है ताकि वो लोग फिर से अपने प्रॉमिस को याद कर सकें, और उन सीढ़ियों के ऊपर एल्यूजन मैजिक कास्ट हुआ होता है ताकि कोई भी उन्हें ना देख सके। तब हम देखते हैं विल एल्फी को उठाकर सीढ़ियों को चढ़ने लगता है और एल्फी को ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि इससे उसकी बचपन की यादें ताजा हो गई होती हैं और वो विल की गर्माहट को महसूस कर पा रही होती है। तब वो लोग ऊपर जाके झूले पर बैठ जाते हैं। चाहे ये स्काई फेक है पर फिर भी ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और अभी भी स्काई के पीछे सेलेस्टियल होस्ट जिंदा है। तुमने सही कहा। और हाँ, मुझे लगता है कि जो प्रॉमिस हमने किया था वो इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट प्रॉमिस होने वाला है, पर फिर भी ये प्रॉमिस रहा कि हम लोग साथ मिलकर सनसेट को जरूर देखेंगे। तब वो दोनों ये प्रॉमिस करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एल्फी की सीढ़ियाँ गायब हो जाती हैं। तब अगले दिन सारे न्यू बैच की गाइडेंस सेरेमनी होती है जिस वजह से वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें अब क्या सिखाया जाएगा, और कुछ लोगों को लग रहा होता है कि वहाँ पर उन्हें टावर पर रहने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे क्योंकि वहाँ की सिचुएशन एकेडमी से बिल्कुल अलग है। तब हम देखते हैं क्लैरी वहाँ पर आ जाती है और सभी को फैक्शंस में शामिल होने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। तुम लोगों ने सच में कमाल कर दिया है, और जिन लोगों को फर्स्ट ब्लूम में ब्लेसिंग नहीं मिली थी उन लोगों ने सेकंड ब्लूम में ब्लेसिंग को हासिल कर लिया है, और ये साबित करता है कि तुम लोग कितने ज्यादा कमाल के हो। वैसे तो मैं गाइडेंस सेरेमनी में टावर के बारे में बस एक्सप्लेन करने ही आती हूँ, पर इस बार आपकी क्लास के लिए मेरे पास एक टॉप सीक्रेट ऑर्डर है और आपका मिशन ये है कि आपको उन सभी फैक्शंस के ऊपर नजर रखनी होगी जिनको आपने ज्वाइन किया है, जिसमें आप अपने साथी मेंबर के कन्वर्सेशन, बिहेवियर और रिकॉर्ड्स पर अच्छे से नजर रखेंगे, और अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस दिखाई देगा तो आप उसे इन्वेस्टिगेट करके मुझे बताएंगे। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आपको याद होगा कि टर्मिनेलिया में हम पर हमला हुआ था और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला है कि किसी अंदर के आदमी ने ही उनकी मदद की है, जिसका मतलब है कि टावर के अंदर एक गद्दार है। और इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट